हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि मेरा नाम राजवाला है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। अभी जस्ट 2025 में मैं रिटायर हुई हूँ और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो लगभग 35 साल कुछ महीने का है। और मैंने बहुत लंबे समय तक इकोनॉमिक्स को पढ़ाया है, हरियाणा बोर्ड की क्लासेज को पढ़ाया है। जब मैंने हरियाणा बोर्ड की क्लासेज को पढ़ाया तो कभी भी मेरा कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ और सबको इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छी और सरल लगती थी। मैक्सिमम मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं लेते, उनको वो टफ़ लगती है। मुझे नहीं पता वो क्यों टफ लगती है, लेकिन जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो ढेर सारे बच्चे मेरे पास हो जाते थे। मैंने लगभग 100 बच्चों की क्लास को भी पढ़ाया है और कोई भी बच्चा कभी भी फेल नहीं हुआ, किसी ने कभी नकल भी नहीं की। तो मेरा जो पढ़ाने का मेथड है वो बहुत ईजी है, बहुत सरल है। मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को अपने लेक्चर शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी मेरे जो मेथड हैं, पढ़ाई के जो मेथड हैं वो समझ आए, वो पढ़ो। आप लोगों को भी अर्थशास्त्र विषय जो है वो बहुत सरल लगे, अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे। चलो आज से हम पढ़ते हैं। सबसे पहला लेसन है हमारा +2 का सबसे पहला लेसन है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। जो विषय हम पढ़ते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या है। पेपर में भी आता है, ये कई बार आता है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो इसमें हम एक बस सीधी छोटी लाइन का हम आंसर इसमें देते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि अर्थशास्त्र में हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखते, टू द पॉइंट आंसर देते हैं। ये मैथ की तरह ही होता है, टू द पॉइंट आंसर दो, पूरे नंबर लो। अब मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो यही है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक लाइन का ही इसमें आंसर है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन इसमें करते हैं अर्थशास्त्र में। अब मैंने लिखा है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, ये हो गया कि 1 नंबर का, 2 नंबर का हमारा आंसर हो गया। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, आंसर हो गया अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि आर्थिक क्रिया क्या है। जब हमें ये मालूम होगा कि आर्थिक क्रिया क्या है तो हमें ये समझ आ जाएगा और हम इसको रटेंगे नहीं। जो बच्चे इसको रटेंगे, अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, कुछ दिन के बाद वो भूल जाएंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि आर्थिक क्रिया क्या है। अब आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, वे सभी प्रकार के कार्य जिसके बदले में मनुष्य को आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। जैसे एक अध्यापक का कक्षा में पढ़ाना आर्थिक क्रिया है, क्योंकि बदले में उसे आय प्राप्त होती है। एक नर्स का हॉस्पिटल में कार्य करना आर्थिक क्रिया कहलाती है, क्योंकि उसके बदले में उसे आय प्राप्त होती है। लेकिन अगर एक अध्यापक घर में अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है, वो गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उसके बदले में उसे कोई आय प्राप्त नहीं हुई। तो कई बार ये ऑप्शनल में भी आ जाता है, लिखा हुआ आता है कि नर्स के द्वारा घर में अपने माँ बाप की सेवा करना कौन सी क्रिया कहलाता है, तो हम उसमें लिखेंगे गैर आर्थिक क्रिया। तो अब हमें पता हो गया कि अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक क्रियाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया क्या है, वे सभी प्रकार की क्रियाएं जिसके बदले में मनुष्य को आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब हम ये 2 बातें हमने अभी तक पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। अर्थशास्त्र को कितने भागों में विभाजित करते हैं।
सिंपल सा आंसर है, दो भागों में विभाजित करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इसके दो भाग हैं। एक भाग है हमारा व्यष्टि और दूसरा है हमारा समष्टि। इसको हम माइक्रो और इसको मैक्रो, ये माइक्रो अर्थशास्त्र है, ये मैक्रो अर्थशास्त्र है। आता है पेपर में कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा, बहुत बार आता है, तो आप लिखोगे कि दो भागों में बांटा जाता है। कौन से दो भाग हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। इसको व्यष्टिगत भी बोलते हैं, समष्टिगत भी बोलते हैं। अब हमें बहुत बार आता है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है और समष्टिगत अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है। तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग आदि, एक का अध्ययन करते हैं। और जो समष्टिगत अर्थशास्त्र है उसमें संपूर्ण का अध्ययन करते हैं, सभी उत्पादक, सभी उपभोक्ता, सभी फर्में आदि का अध्ययन हम इसमें करते हैं। ये व्यक्तिगत है, ये समष्टि है। अब पेपर में अगर आ जाए कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र का अंतर बताओ, इन दोनों का अंतर क्या है। अगर ये अंतर हमारा सिर्फ 2 नंबर का है पेपर में, कि 2 नंबर का ही हमने इसको आंसर देना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, व्यष्टि की परिभाषा लिखेंगे और समष्टि की परिभाषा लिखेंगे। व्यष्टि की परिभाषा में हम फिर वही बात लिखेंगे, इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। फिर समष्टि में हम लिखेंगे, इसमें सभी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब अंतर में मान लो यही अंतर 3 या 4 नंबर का पेपर में आ जाता है, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे इसके पॉइंट्स बना के। 3 या 4 पॉइंट्स तो हम इसके बनाएंगे और 3 या 4 पॉइंट्स हम इसके बनाएंगे। नंबर 1 पहला हमने जो लिखा है इसका, जैसे हमने मान लो इसमें बीच में एक ऐसे लाइन लगा दी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे करके लिखेंगे। सबसे पहले हमने व्यष्टि की परिभाषा लिखी, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। फिर हम इसमें लिखेंगे समष्टिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसका मुख्य सिद्धांत, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का मुख्य सिद्धांत कीमत निर्धारण है। इसका मुख्य सिद्धांत आय व्यय रोजगार का सिद्धांत है। अब तीसरे नंबर पे हमने इसमें लिखा है कि इसके मुख्य निर्धारित तत्व, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के मुख्य निर्धारित तत्व मांग और पूर्ति है। इसके मुख्य निर्धारित तत्व समग्र मांग और समग्र पूर्ति। समग्र मांग का मतलब संपूर्ण मांग, सारी मांग। समग्र मांग और समग्र पूर्ति, इसमें हम लिखेंगे मांग और पूर्ति, इसमें लिखेंगे समग्र मांग और समग्र पूर्ति। ठीक है, ये आय व रोजगार का सिद्धांत है और ये किसका सिद्धांत है, कीमत का सिद्धांत है। अब देखो आप लोगों को दोबारा मैं रिपीट करा देती हूँ, कि दोबारा बताती हूँ कि मैंने आज आपको क्या क्या बताया है। अर्थशास्त्र क्या है, जिसमें मनुष्य की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, आर्थिक क्रियाएं वे सभी प्रकार के कार्य जिसके बदले में मनुष्य को आय प्राप्त होती है। गैर आर्थिक क्रियाएं जिसके बदले में हमें आय प्राप्त नहीं होती। एक मनुष्य सुबह से शाम तक बहुत सारे कार्य करता है, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सभी को हम अर्थशास्त्र में शामिल नहीं करते, केवल आर्थिक क्रियाओं को भी अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। फिर हमें पता है कि आर्थिक क्रिया क्या है, ये भी पेपर में आता है कि आर्थिक क्रिया क्या है। तो आर्थिक क्रिया क्या है, जिसके बदले में मनुष्य को आय प्राप्त होती है। उसका मैंने एग्जाम्पल भी तुम्हें एक टीचर का और एक नर्स का मैंने आप लोगों को दिया है। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र को कितने भागों में विभाजित करते हैं, 2 भाग, मुख्य रूप से 2 भाग में, एक माइक्रो और एक मैक्रो, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टिगत अर्थशास्त्र में समष्टि या संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक उद्योग और एक उत्पादक, एक उपभोक्ता आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें सभी उत्पादक, सभी उपभोक्ता, जो हमने यहाँ एक एक लिखा है उसके आगे सभी तो सभी का अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य सिद्धांत कीमत निर्धारण है। इसका मुख्य सिद्धांत आय व रोजगार का
निर्धारण है। इसके मुख्य तत्व मांग और पूर्ति है और इसके मुख्य तत्व समग्र मांग और समग्र पूर्ति। ये हो गया हमारा आज अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया है वे सारी बातें हमारी इसमें आ गई हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। स्कोप व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र। पेपर में बहुत बार आ जाता है 2 नंबर का कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का के क्षेत्र में क्या क्या शामिल करते हैं। आप लोगों के पास आपकी बुक है, उस बुक में हमारा पहला जो पोर्शन है वो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का है, सेकंड पार्ट जो हमारा है वो समष्टिगत अर्थशास्त्र का। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो पहले पोर्शन के फर्स्ट के हमारे जितने लेसन हैं वो इसके क्षेत्र में ही शामिल होते हैं, जैसे मांग का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत। ये हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या हैं, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं। ऐसे ही समष्टिगत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम क्या लिखेंगे, समग्र मांग का अध्ययन, समग्र पूर्ति का अध्ययन, आय व रोजगार का अध्ययन, राष्ट्रीय आय का अध्ययन। अब तक मैंने आपको इतना सारा बताया है, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अब आपको मैं एक बात और बताती हूँ। अब हम आगे आर्थिक समस्या क्या है, बहुत बार आता है पेपर में, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। देखो आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। मान लो ये हमारा प्रश्न आ गया कि आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। इजी सा सवाल है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, उन्हें पूरा करने के साधन सीमित हैं। जब हम सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अर्थात चयन की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। एक छोटा अर्थ भी आप इसका लिख सकते हो, पेपर में आ गया आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे, चयन की समस्या। क्या लिखोगे, चयन की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार जहाँ कहीं भी सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं का प्रश्न उत्पन्न होता है वहीं पर आर्थिक समस्या जन्म ले लेती है। मतलब सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं का प्रश्न जहाँ भी उत्पन्न होता है वहीं पर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो बहुत सारी बातें याद रखने के बजाय आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखो कि चयन की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। रटना बिल्कुल नहीं है, याद रखना है, समझना है। कैसे समझोगे कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, उन्हें पूरा करने के साधन सीमित हैं। सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए ये चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकता को पूरी करें, कौन सी न छोड़ें। हमने चुनाव करना पड़ा। तो चुनाव की जो समस्या है, जो चयन की समस्या है, वो हमारी आर्थिक समस्या है। अब आगे आ जाएगा कि आर्थिक समस्या, ये आर्थिक समस्या है, इसके कारण बताओ। मान लो पेपर में आ गया आर्थिक समस्या के कारण बताओ। सबको पता है कारण क्यों है, कारण का मतलब आर्थिक समस्या क्यों आई। तो 2 ही तो कारण हुए इसके। नंबर 1 कारण क्या हुआ, सीमित साधन, और दूसरा कारण क्या हुआ, असीमित आवश्यकताएं। दूसरा कारण हुआ असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन और असीमित आवश्यकताएं। और तीसरा हम लिख सकते हैं आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, इसका मतलब क्या है। ये 2 बातें तो आपको समझ आ गई कि हमारे पास साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, ये वाला पॉइंट। अब मैं आपको समझाती हूँ। मान लो हमारे पास है सिर्फ 100 रुपये, एक विद्यार्थी है उसके पास सिर्फ 100 रुपीज़ है।
100 रुपीज़ तो हो गए उसके साधन। साधन का मतलब सीमित, ज़्यादा नहीं है उसके पास, 100 ही रुपये, लेकिन उसकी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। आवश्यकताओं का उसने स्कूल की फीस देनी है, उसने बैग लाना है, उसने नए कपड़े भी सिलवाने हैं, उसने बुक्स भी लानी है, और उसको खाना भी खाना है। उसको लगता है कि आज तो कुछ फ्रूट खा, केले खा, ये सारी चीज़ें उसने करनी है। उसके अलावा भी उसकी बहुत सारी आवश्यकता है। ये तो मैंने 4-5 आवश्यकताएँ आप लोगों को बताई हैं। तो उस बच्चे को चुनाव करना पड़ेगा कि ये इतनी सारी जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में से उस 100 रुपये से सबसे पहले कौन सी आवश्यकता को पूरी करें। तो जो सबसे ज़रूरी आवश्यकता है सबसे पहले वो पूरी करेगा। वो उसका चुनाव, उसने चुनाव किया। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बताया ना कि उसको फीस भी देनी है, सबसे पहले वो क्या करेगा, स्कूल की फीस देगा। फिर उसमें से कुछ पैसे बच जाएंगे तो वो बुक्स लेगा। तो उसने चुनाव किया कि केले बाद में खा लेंगे, कपड़े पिछले साल वाले पहन लेंगे, उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि साधन हमारे पास थे सीमित और आवश्यकताएं कितनी थी, असीमित। तो हमने चुनाव किया। तो जो चुनाव की समस्या है वो आवश्यकताओं की तीव्रता के कारण उत्पन्न होती है। तीव्रता का मतलब कौन सी आवश्यकता को हम पहले पूरी करें। तो ये आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है। ये इसके कारण है सीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। अब आगे हमारी दुर्लभता की समस्या। अब देखो ये भी आता है पेपर में, बहुत बार आता है पेपर में हमारा ये कि दुर्लभता की समस्या हम किसे कहते हैं। दुर्लभ, कोई भी वस्तु दुर्लभ कैसे होती है, दुर्लभता की समस्या। अब चयन की समस्या तो मैंने आपको बता दी। ये भी आता है पेपर में, चयन की समस्या भी आता है और कौन सी, दुर्लभता की समस्या भी ये पेपर में बहुत बार आती है। एक आता है हमारा साधनों की मितव्ययता। साधनों की किफायत, किफायत या मितव्ययता। ये देखो अब आज मैं आपको बस ये 3 बातें और बताऊंगी। चयन की समस्या आप लोगों को पता है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, पूरा करने के साधन सीमित हैं। उन सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं में से कौन सी आवश्यकता को हम पहले पूरा करें, वो हमारी चयन की समस्या है। स्टूडेंट का मैंने उदाहरण दिया था, उसकी 4-5 आवश्यकताएं थी, उसमें से उसने कौन सी आवश्यकता को पूरा करने का चुनाव करा, उसने फीस देने का चुनाव किया। तो ये हमारी थी चयन की समस्या। हर आदमी के पास होती है ये समस्या, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, पैसे थोड़े हैं, साधन थोड़े हैं हमारे पास, तो कुछ आवश्यकताओं को छोड़ना पड़ता है। वो हर आदमी की अलग अलग होती है कि किसकी आवश्यकता पहले कौन सी पूरी उसने करनी है। दूसरा है दुर्लभता की, सबसे आसान है। अब एक मेन वर्ड है दुर्लभता। हम कहेंगे भाई ये चीज़ दुर्लभ होगी। दुर्लभ का क्या मतलब, दुर्लभ का मतलब वो मिलती ही नहीं। मतलब जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाए, मांग का मतलब खरीदने वाले बहुत अधिक हैं लेकिन वस्तु मिल नहीं रही, पूर्ति है ही नहीं, तो हम उसको क्या कहेंगे, दुर्लभता की समस्या। मान ले पेपर में आ गया कि दुर्लभता की समस्या किसे कहते हैं, बच्चे याद नहीं कर पाए, तो आप इसमें 2 बातें लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा मांग, यहाँ मैंने लिखा पूर्ति। ऐसे लगा दो आप इसको कि मांग अधिक और पूर्ति कम, मतलब डी, ये मांग है ये अधिक है, सप्लाई है वो हमारी कम है। आप इसको ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखो, आप इसको बोल के या लिख के भी लिख सकते हो। जब किसी वस्तु की मांग अधिक हो जाती है और उसकी पूर्ति कम होती है तो दुर्लभता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये लिखना आप लोगों ने, ये मैंने आपको बता दिया चयन की समस्या। अब आ गया साधनों की किफ़ायत या मितव्ययता। साधनों की किफ़ायत, साधन का मतलब वस्तु को उत्पादन करने के साधन। उनकी किफ़ायत या मितव्ययता से क्या अभिप्राय, किफ़ायत या मितव्ययता से अभिप्राय ये नहीं है कि हम उनका लोभ करें, हम उनका प्रयोग ही ना करें। किफ़ायत और मितव्ययता से अभिप्राय है साधनों का पूर्ण प्रयोग, उनका अच्छे से प्रयोग करना। तो साधनों के पूर्ण प्रयोग को साधनों की किफ़ायत या मितव्ययता कहते हैं। ये आसान सा है साधनों का पूर्ण प्रयोग।
यहाँ हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में, साधनों का पूर्ण प्रयोग साधनों की किफ़ायत या मितव्ययता कहलाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी बच्चों को अगर ये ध्यान से सुना होगा तो मेरे ख्याल में सभी बच्चों को अच्छा भी लगा होगा, और दोबारा आप इसको कई बार सुन सकते हो। बहुत इजी और स्पष्ट शब्दों में मैंने आप लोगों को ये 8-10% बताए हैं। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, चयन की समस्या क्या है, दुर्लभता की समस्या क्या है, साधनों की मितव्ययता क्या है, और व्यष्टि कितने भागों में हम अर्थशास्त्र को बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये फर्स्ट हमारा जो लेसन था, उस फर्स्ट लेसन का हमारा थोड़ा सा पार्ट जो मोस्टली एग्जाम में आता है जिन चीज़ों को, वो मैंने आप लोगों को बताया है। और इससे अगला पार्ट मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।